गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC4 से जिसमें हमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ना है, इसके यूनिट 3 के सेक्शन C जिसमें मुगल्स इन झारखंड इस विषय को पढ़ना है। तो यह विषय मुख्यतः कई भागों में विभक्त है। जैसे मुगलों और झारखंड के संबंधों को हम एक क्वेश्चंस के रूप में नहीं पूछा जाएगा। यह हमें अकबर के शासनकाल और झारखंड, जहांगीर के शासनकाल और झारखंड, शाहजहां के शासनकाल और झारखंड, इसी तरह से औरंगजेब के काल में झारखंड, इस तरह से क्वेश्चन को स्प्लिट कर दिया जाएगा। तो मैंने पिछले 2 क्लासेस में अकबर और जहांगीर के काल में झारखंड के संबंधों को दर्शाया है। मैं आज के इस क्लास में शाहजहां के शासनकाल के अंतर्गत झारखंड के साथ उनके संबंधों पर चर्चा करूंगा। तो बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करेंगे। जहांगीर के पश्चात शाहजहां मुगल शासक हुआ। शाहजहां के समय तक मुगल झारखंड से पूरी तरह से परिचित हो चुके थे। उनके इस क्षेत्र के आंतरिक मामलों में गहरी रुचि थी और वे अपनी प्रभुत्व यहां स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे थे। पूर्व की भांति अब भी मुगलों को झारखंड के 2 राज्य कुकरा जिसका वर्तमान नाम छोटा नागपुर है और पलामू से गहरा संबंध था। जहांगीर द्वारा दुर्जन साल को कारागार से स्वतंत्र किए जाने के पश्चात दुर्जन साल 1627 ईस्वी में कुकरा अर्थात छोटा नागपुर वापस लौट गया। उसकी मृत्यु संभवतः 1639 या 40 में हुई। उसने 13 वर्षों तक शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान उसने अपनी नई राजधानी दोईसा में अनेक सुंदर भवनों का निर्माण कराया। कुकरा से राजधानी दोईसा स्थानांतरित करने का एक प्रमुख कारण दोईसा की सामरिक दृष्टि से सुरक्षित होना था। तीनों ओर पहाड़ी से और चौथी ओर दक्षिणी कोयल से घिरा हुआ यह स्थान शत्रुओं की पहुंच से बाहर था, अर्थात उनसे पूरी तरह से सुरक्षित था। दोईसा में दुर्जन साल द्वारा निर्मित सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन नवरत्नगढ़ का राजप्रसाद है। माना जाता है कि ग्वालियर के किले से दुर्जन साल के साथ अन्य जो राजागण मुक्त किए गए थे वे दुर्जन साल के साथ कुकरा आए थे। उन्होंने ही दुर्जन साल के सामान्य से निवास स्थान को देखकर उसे सुंदर आवासीय भवनों के निर्माण करने की सलाह दी। उनकी सलाह से ही दुर्जन साल ने अपनी राजधानी दोईसा में सुंदर आवासीय भवनों का निर्माण शुरू किया। इसका उदाहरण नवरत्नगढ़ का राजप्रसाद है। यह भी संभव है कि वह मुगल बादशाहों के मुख्य राजप्रसादों को देखकर प्रभावित हुआ हो और अपने सामर्थ्य के अनुरूप उनका अनुकरण करने का प्रयास किया हो। लेकिन कुकरा में कुशल शिल्पियों तथा मूल्यवान भवन निर्माण की वस्तुओं का अभाव होने के कारण उसे यह सब अपने राज्य के बाहर से उपलब्ध करना पड़ा। नवरत्नगढ़ नामक राजप्रसाद मूल रूप से 5 मंजिला थी, किंतु अब केवल 3 मंजिला ही बची हुई है। महल के चारों ओर जलपूर्ण खाई थी। महल में एक कचहरी, एक कोषागार और एक भूमिगत बंदीगृह भी था। पूरा महल ईंट एवं पत्थरों द्वारा निर्मित है। पहली मंजिल की उत्तरी छोर पर सीढ़ियां बनी हुई है जिनसे ऊपरी मंजिलों तक पहुंचा जा सकता है। ये सीढ़ियां पत्थर की मोटी पट्टियों द्वारा निर्मित है। दरवाजे के ऊपरी भाग मेहराबदार है। छत गोल और चौकोर भी है। प्रत्येक कमरे में 7-8 दिरखे भी हैं। दूसरी मंजिल पर एक चौड़ी खिड़की है जिसका प्रयोग संभवतः प्रजाजन के दर्शन देने में होता था।
यह प्रथा दुर्जन साल द्वारा मुगलों से अपनाई गई थी। भीतरी छत में लकड़ी की सुंदर नक्काशी भी उकेरी हुई है। एक कमरे की छत 4 सुंदर हाथी अंकित है। हाथियों पर अंकुशधारी महावतों को दिखाया गया है। उत्तरी और दक्षिणी ओर हाथियों की जंजीर है, किंतु पूर्वी और पश्चिम ओर हाथी की जंजीरें नहीं है। दूसरी मंजिल पर बीच वाले कमरे को पूर्वी खिड़की मेहरबदार है। इसने दोयसा की स्थापत्य कला पर मुगलों का प्रभाव स्वतः परिलक्षित होता है। महल की छत पर कंगूरा शैली से परकोटे निर्मित हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यह परकोटे अत्यंत महत्वपूर्ण रहे होंगे, किंतु इनमें छिद्र नहीं है। अतः आक्रमणकारियों को छिद्रों के अभाव में तीर चलाने में असुविधा का सामना करना पड़ता होगा। संपूर्ण महल की लंबाई और चौड़ाई अर्थात 42 मीटर है। चारों ओर साइबान में पत्थर के गोले छल्ले बने हुए हैं, जिनसे झंडे फहराए जाते रहे होंगे। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार नवरत्नगढ़ के तैयार होते ही किसी ने भविष्यवाणी की कि इसमें रहने वालों पर दुर्भाग्य की छाया मंडराती रहेगी। अतः दुर्जन साल द्वारा भी इसका उपयोग नहीं किया गया। यह कथा भ्रामक है, क्योंकि दुर्जन साल की मृत्यु के पश्चात दोयसा प्राय 100 वर्ष तक नागवंशियों की राजधानी बना रहा। 1639 से 1640 में दुर्जन साल की मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी राम शाह ने 1640 से 1690 ईस्वी तक शासन किया। रघुनाथ शाह के शासनकाल के प्रारंभिक भाग का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ट्रेवेनियर ने शाहजहां द्वारा कुकरा के खिलाफ एक सैन्य दल भेजे जाने का उल्लेख किया है। ट्रेवेनियर 1640 ईस्वी में और फिर 1665 ईस्वी में पटना के आसपास था। उसके अनुसार बंगाल में सालेमपुर नामक एक नगर है, जिसके निकट गोबेल नदी में हीरे मिलते हैं। वीवॉल ने साउलमेलपुर की पलामू के चेरो और गोबेल नदी की उत्तरी कोयल बताया है। ऐतिहासिक साक्ष्यों और ट्रेवेनियर के यात्रा वृत्तांत से पुष्टि होती है कि साउलमेलपुर ना तो पलामू में था और ना ही उड़ीसा में। वास्तव में ट्रेवेनियर द्वारा वर्णित मुगल आक्रमण कुकरा के खिलाफ था, जहां का राजा रघुनाथ शाह था। संभवतः इस शासक ने मुगलों को एक निश्चित धनराशि के रूप में धन देना स्वीकार की और औरंगजेब के शासनकाल तक यह संबंध मित्रतापूर्ण बना रहा। शाहजहां के शासनकाल में मुगल चेरो संबंध का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम चरण में सहबल राय की मृत्यु के पश्चात प्रताप राय पलामू का शासक हुआ। मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा भी इसका उल्लेख पलामू के चेरो शासक के रूप में किया गया है। अब्दुल अहमद लाहौरी के मत में प्रताप बलभद्र चेरो का पुत्र था, लेकिन इस शासक के बारे में चेरो परंपरा में कोई वर्णन नहीं मिलता। संभवतः अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित बादशाह नामा में वर्णित बलभद्र चेरो का अभिप्राय सहबल राय से ही है, जिसकी मृत्यु जहांगीर के शासनकाल में के अंत में हुई। प्रताप राय के शासनकाल में मुगलों ने पलामू पर कई बार आक्रमण किए। वह एक शक्तिशाली राजा सिद्ध हुआ। उसके काल में ही पुराना पलामू किला निर्मित हुआ। तत्काल समय में पलामू का चेरो राज्य अत्यंत समृद्ध था। चेरो राज्य में विशाल बाजार तथा घनी आबादी वाले गांव थे। ये राज्य काफी विस्तृत थे। इसकी उत्तरी सीमा पर केवल 71 मील दूर
दक्षिण पश्चिम में यह राज्य कन्हर नदी तक विस्तृत था। दक्षिण में यह राज्य टोरी, जो आधुनिक चंदवा तक फैला हुआ था। कोठी, कुंडा और देवगन के सीमांतक किले इसे मुगलों के बिहार सूबे से पृथक करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मुगल चेरो संबंध में प्रताप राय के शासनकाल से ही तनाव उत्पन्न हो गया था। राजा शिताब राय के अनुसार 1632 ईस्वी में पलामू का क्षेत्र बिहार के सूबेदार को जागीर के रूप में प्रदान कर दिया गया था। यहाँ का सालाना कर 1,36,000 रुपये निर्धारित हुआ था। कर की बढ़ी हुई राशि के कारण सूबेदार द्वारा प्रताप राय से अधिकतम धन वसूलने का प्रयास किया गया। इससे परेशान होकर उसने बिहार के सूबेदार अब्दुल्ला खां को कर देना बंद कर दिया। भोजपुर के शासक प्रताप उज्जैनी से युद्ध में व्यस्त होने के कारण अब्दुल्ला खां प्रताप चेरो के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं उठा सका। इसका लाभ उठाकर प्रताप राय ने शीघ्र ही मुगलों की अवहेलना करनी शुरू कर दी। शाहजहां को जब इसका समाचार बिहार के नए सूबेदार शाइस्ता खां से मिला तो उसने उसे पलामू पर अधिकार करने और प्रताप राय के खिलाफ अभियान का आदेश दिया। शाइस्ता खां अपने बेटे मोहम्मद तालिब की देखरेख में पटना को छोड़कर 12 अक्टूबर 1641 को पलामू के लिए निकल गया। उसके साथ 5,000 घुड़सवार और 15,000 पैदल सैनिक थे। उसकी सेना में जबरदस्त खां, आतिश खां और बख्तियार खां जैसे बहादुर सैनिक अधिकारी भी शामिल थे। दोनों सेनाओं के बीच चलने वाले इस संघर्ष में कई चेरों मारे गए, किंतु जब शाइस्ता खां मनातू से आगे बढ़ा तो कुछ मुगल सैनिक भी मारे गए या घायल हो गए। मुगल सेना 26 जनवरी 1642 को आरू नामक गांव में प्रविष्ट हुई और वहां से उसने पलामू किला की ओर अभियान किया। मुगलों और चेरों के बीच बावली चेरवन नामक स्थान पर युद्ध हुआ। शक्तिशाली मुगलों से चेरो जल्द ही परास्त हो गए। पलामू किला घने जंगलों से घिरा था, अतः शाइस्ता खां ने अपने एक अधिकारी के साथ कुछ जंगल काटने वाले बंदूकचियों और धनुधरों को रवाना किया। इन्हें एक उचित स्थान देख और पेड़ पौधे काटकर सैन्य शिविर के लिए भूमि तैयार करना था। जब किले के निकट एक उपयुक्त स्थान का चुनाव कर ये लोग पेड़ काटने लगे तो इसी समय चेरों ने इन पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया, किंतु मुगल विजयी रहे और कई चेरों युद्ध में मारे गए। इस युद्ध का समाचार मिलते ही शाइस्ता खां ने शीघ्र ही शाही फौज की एक टुकड़ी को तत्काल सहायता हेतु भेजा और स्वयं भी जबरदस्त खां के साथ आगे बढ़ा। उसने किले के पास बहने वाले औरंगा नदी के किनारे मोर्चाबंदी की। उसकी सेना पर चेरों द्वारा लगातार गोलियां बरसाए जाने के कारण कई मुगल सैनिक मारे गए। शाइस्ता खां के आदमियों द्वारा किले के समीप एक पहाड़ी पर अपना नियंत्रण कर गोलियां चलाई गई। गोलीबारी शाम तक जारी रही, जिसमें अनेक चेरों या तो मारे गए या फिर घायल हो गए। प्रताप राय ने आत्मसमर्पण करने का निश्चय कर मुगलों द्वारा माफ किए जाने की स्थिति में मुगलों को पेशकश के रूप में 80,000 रुपए देने का निश्चय किया। बिहार के सूबेदार के प्रति वफादारी प्रकट करने के लिए वह पटना जाने को भी तैयार था। शाइस्ता खां द्वारा प्रताप राय के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और यह पेशकश की धनराशि लेकर पटना वापस लौट गया। शाहजहां के शासन राज्यकाल के 16वें वर्ष अर्थात 1643 में शाइस्ता खां का स्थानांतरण इलाहाबाद किए जाने पर इक्तिद खां को
बिहार का सूबेदार बनाया गया। इसी दौरान प्रताप राय ने मुगलों को वार्षिक कर देना बंद कर दिया। मासिरुल उमला में भी इसका वर्णन मिलता है। इख्तिकाद खां चेरो राजा प्रताप राय को दंडित करना चाहता था। इस समय प्रताप राय की प्रजा भी उससे अप्रसन्न थी। चेरो सरकार प्रताप राय के बंधन से मुक्त होना चाहते थे। प्रताप राय के चाचा दरिया राय और तेज राय ने पटना जाकर इख्तिकाद खां से प्रताप राय के विरुद्ध सहायता की याचना की। उन्होंने इख्तिकाद खां को प्रताप राय को पकड़कर उसे सौंप देने का वचन दिया। पलामू वापस आकर इन्होंने अपने सहयोगियों की सहायता से प्रताप राय को बंदी बना लिया। तत्पश्चात तेज राय को पलामू का शासक बनाया गया, किंतु इख्तिकाद खां द्वारा आदेश मिलने के बावजूद तेज राय ने प्रताप राय को मुगलों को सौंपने से इनकार कर दिया। बहाना बनाते हुए उसने अपने एक दूत को पटना भेजा। प्रताप राय के कुछ दिन कैद में रहने के बाद दरिया राय और तेज राय के संबंधों में कटुता उत्पन्न हो गई। दरिया राय ने इख्तिकाद खां से सलाह मशवरा कर जबरदस्त खां को 6 अक्टूबर 1643 में देवगन पहुंचने पर उसने देवगन का किला मुगलों को सौंप दिया। वह इख्तिकाद खां के पास पटना चला गया और जबरदस्त खां पलामू के किले पर आक्रमण की योजना बनाने लगा। जबरदस्त खां के आक्रमण की आशंका होते ही तेज राय ने मदन सिंह के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी जबरदस्त खां का सामना करने के लिए भेज दी, किंतु मदन सिंह ठकुराई परास्त हुआ और उसने अनेक सैनिक युद्ध में मारे गए और शेष भाग गए। अब बिहार के सेनापति अब्दुल्ला खां को जबरदस्त खां की सहायता हेतु भेजा गया। 5 नवंबर 1643 को तेज राय पलामू के किले से बाहर आखेट के लिए निकला। उसकी अनुपस्थिति में मदन सिंह ठकुराई के लड़कों सूरत सिंह और संबल सिंह ने प्रताप राय का समर्थन कर उसे स्वतंत्र कर पुनः पलामू का शासक बना दिया। इस घटना के पश्चात तेज राय जंगलों में छिप गया। अब मदन सिंह और कुछ सहयोगियों जो जबरदस्त खां के खिलाफ युद्ध कर रहे थे पीछे हट गए। इसका समाचार मिलते ही जबरदस्त खां ने धरणीधर उज्जैनी की देवगन में छोड़ खुद पलामू किले की ओर प्रस्थान किया। एक भयंकर युद्ध के पश्चात उसने मानगढ़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। प्रताप राय ने अब मुगलों से युद्ध करने की अच्छा न समझकर एक पत्र जबरदस्त खां को लिखा, जिसमें वह मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार था। जबरदस्त खां तब तक पलामू किले के प्राय 6 मील दूर स्थित मौजी बारी तक पहुंच चुका था। इस पर उसने प्रताप राय को अपने साथ पटना चलने का आदेश दिया, किंतु प्रताप राय ने इसका विरोध किया, जिस पर जबरदस्त खां ने उसकी पटना न जाने पर समूल नष्ट कर देने की चेतावनी दी। अब प्रताप राय पटना जाने को तैयार हो गया और जबरदस्त खां से मुलाकात कर एक हाथी भी भेंट स्वरूप प्रदान किया। इस पर मुगल सेना ने पलामू किला की ओर बढ़ना बंद कर दिया। नवंबर 1643 ईस्वी को जबरदस्त खां प्रताप राय को लेकर पटना के लिए रवाना हुआ। पटना में प्रताप राय ने इख्तिकाद खां को एक हाथी पेश किया और 1 लाख रुपए की पेशकश देने को तैयार हुआ। इख्तिकाद खां की सिफारिश पर शाहजहां ने प्रताप राय को एक हजारी मनसबदार नियुक्त किया। पलामू को उसी के अधिकार में रहने दिया गया, किंतु अब पलामू का वार्षिक कर 1 करोड़ रुपए निर्धारित कर दिया गया। यह समझौता मार्च 1644 में हुआ। उसी वर्ष जबरदस्त खां शाही दरबार में पहुंचा और उसने शाहजहां को
एक हाथी, 2000 अशरफियां तथा कुछ रत्न और आभूषण प्रदान किए। पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर शाहजहां ने जबरदस्त खां को 2000 मनसबदार नियुक्त किया। प्रताप राय का रुख मुगलों के प्रति 1647 ईस्वी तक सहयोगी भूमिका में रहा, किंतु इसके पश्चात अर्थात 1647 के बाद प्रताप राय की क्रियाकलापों को हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। चेरो परंपरा के अनुसार 1662 से 74 तक पलामू का चेरो शासक मेदिनी राय था। इसी के नाम पर डाल्टनगंज का नाम मेदिनी नगर रखा गया है। मेदिनी राय से पूर्व चेरो शासक भूपाल राय था, जिसने कुछ मास तक ही शासन किया। संभवतः मेदिनी राय का शासनकाल शाहजहां के अंतिम वर्षों में प्रारंभ हुआ। यह एक शक्तिशाली शासक था। मेदिनी राय की उपलब्धियों से पता चलता है कि उसने शाहजहां के अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य में व्याप्त अराजकता का पूरा लाभ उठाया। उसने शाहजहां के पुत्रों के बीच चल रहे उत्तराधिकार के युद्ध से प्राप्त कोई अवसर नहीं छोड़ा। इससे यह प्रतीत होता है कि उत्तराधिकार की लड़ाई प्रारंभ होने से पूर्व प्रताप राय की मृत्यु हो गई थी। कुछ महीने तक भोपाल राय पलामू का शासक रहा। तत्पश्चात मेदिनी राय पलामू का शासक बना। वर्तमान सिंहभूम, धनबाद और हजारीबाग के प्रदेशों के साथ शाहजहां के संबंधों की स्पष्ट जानकारी का अभाव है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस समय तक चंपा, खडगडीहा और रामगढ़ आदि पर मुगलों का अधिकार नहीं हुआ था, लेकिन कुंडा के किलों पर मुगलों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस संपूर्ण क्षेत्र में रामगढ़ राज्य महत्वपूर्ण था, जिस पर मुगल आधिपत्य स्थापित हो चुका था। आवश्यकता पड़ने पर रामगढ़ के राजा द्वारा 20 घुड़सवार और 400 पैदल सैनिक सहित मुगलों की सहायता करना अनिवार्य था। 1642 में रामगढ़ के शासक राजा हेमंत सिंह ने बादाम में अपने लिए एक किले का निर्माण कराया। औरंगजेब के शासनकाल में 1670 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी बादाम से 46 किलोमीटर दूर रामगढ़ स्थानांतरित कर ली। शाहजहां के शासनकाल में मानभूम क्षेत्र में भी मुगलों के हस्तक्षेप में भी वृद्धि हो गई थी। पंचेत के राजा वीर नारायण सिंह ने मुगलों से परास्त होकर अपनी राजधानी परिवर्तित की। वह आवश्यकता पड़ने पर 700 घुड़सवार भी मुगलों को देता था। 1632-33 में उसकी मृत्यु हो गई। सिंहभूम के सिंह राजा मुगलों के अधिक निकट संपर्क में थे। सिंह राजाओं ने शाहजहां के समय में ही मुगलों को सालाना कर देना स्वीकार किया। 1639 में शाहजहां के समय में बंगाल का सूबेदार सूजा था और राजधानी राजमहल थी, किंतु उत्तराधिकार की लड़ाई में सूजा के अंततः परास्त होने पर शीघ्र ही राजधानी ढाका ले जाई गई। राजमहल में केवल एक शाही टकसाल ही बचा था। इस प्रकार से हमने मुगलों के अंतर्गत शाहजहां और झारखंड के संबंधों को देखा। इसमें हमने विशेष रूप से शाहजहां के काल में चेरो शासक पलामू के चेरो शासकों के साथ उनके संबंधों को देखा, क्योंकि इस विषय पर काफी जानकारियां प्राप्त होती हैं। जबकि इसके विपरीत सिंहभूम, मानभूम और हजारीबाग के क्षेत्रों पर शाहजहां के नियंत्रण के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं हो पाने के कारण इसके बारे में विस्तृत वर्णन कम ही प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। हम इस विषय को समाप्त करते हुए आपको यह कहना चाहेंगे कि आप इस विषय को अच्छे से तैयार कीजिएगा। हो सकता है कि आपको शाहजहां और झारखंड के बीच संबंधों को लिखने के लिए दिया जाए प्रश्नों में। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोग इस विषय को अच्छे से पढ़िए। और आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले क्लास में औरंगजेब के झारखंड के साथ संबंधों पर प्रकाश डालूंगा।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।